हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिंट एग्जाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टेट का आप लोगों का जो परीक्षा हुआ है 14 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में, अर्थात सेकंड शिफ्ट में आपका इस बार जो पेपर हुआ है वो आपका पेपर 1 हुआ है, यानी कि प्राइमरी लेवल का पेपर हुआ है। तो वो प्राइमरी लेवल का पेपर फर्स्ट का यानी पेपर सेकंड में पेपर फर्स्ट हुआ है इस बार, और पेपर सेकंड में पेपर फर्स्ट हुआ है, पेपर फर्स्ट में पेपर सेकंड हुआ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमेशा क्या होता था कि पहले जो है वो प्राइमरी लेवल का पेपर होता था, प्राइमरी जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता था, और जूनियर जो है पेपर सेकंड वो सेकंड शिफ्ट में यानी कि दोपहर वाली पाली में होता था। लेकिन इस बार जो है वो चेंज हुआ है, और इस बार आपका पेपर 2 यानी कि जूनियर का जो पेपर हुआ था वो सुबह में हुआ था यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में, और पेपर फर्स्ट यानी कि प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ है वो सेकंड शिफ्ट में यानी कि इवनिंग वाले सेशन में हुआ है। तो हम लोग इस पेपर में पूरा प्राइमरी लेवल का जो आपका हुआ है पेपर, प्राइमरी प्राथमिक स्तर का, उसके सभी 150 प्रश्नों का आंसर की हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 14 दिसंबर पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर के सभी 150 प्रश्नों का आंसर की। दोस्तों, हमारे पास पेपर कोड जो है वो पेपर कोड एच है। एच हम आपको एक बार पेपर अपना दिखा देते हैं। हमारे पास जो पेपर कोड है, देखिए यहाँ पे पेपर कोड लिखा हुआ है, ये पेपर कोड एच है हमारे पास। तो उस हिसाब से आप लोग जो है अपना आंसर की मिलाइएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका पहला भाग आया हुआ था 14 दिसंबर पेपर प्राइमरी लेवल में प्राथमिक स्तर में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू एंड फेलर टू, अर्थात महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश डैश को देते हैं और असफलता को डैश डैश देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा योग्यता और कोशिश और अपर्याप्त कोशिश, अर्थात महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं और असफलता को अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। तो आपका पहले नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये दोस्तों सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है, यही जो है विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से किस लिए बात करते हैं, तो वो बात करते हैं विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चौथा क्वेश्चन है कि सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं। सामाजिक संसार में चुनौतियाँ जो है वो स्पष्ट होती हैं, तो ये होती हैं आपका 4 नंबर के प्रश्न में आपका स्वलीन क्रम विकार में। ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर के प्रश्न में थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। आलंबन के उदाहरण की अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेखन वैकल्य की विशेषता है। लेखन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया इज ए करेक्टर, डिस्ग्राफिया आपको बताना है। तो डिस्ग्राफिया में दोस्तों क्या होता है, लिखित कार्यों में चुनौती होती है, यानी कि लिखने में दिक्कत होता है, उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो 7 नंबर की इस प्रश्न में दोस्तों आपका बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न पूछा गया है कि अभिकथन ए कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण आर कह रहा है कि समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। 8 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट आगे अगला 9 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि रचनावादी दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है।
रचनावादी दृष्टिकोण से मतलब होता है सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे 9 नंबर के प्रश्न में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 10वां प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन ए, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण आर कह रहा है कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। 10 नंबर के प्रश्न दोस्तों आपका ए और आर दोनों सही है और ए आर की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे 11वां प्रश्न है कि अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, तो यहाँ जानकारी को रटने के बारे में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 12वां प्रश्न है कि अभिकथन ए, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। कारण आर कह रहा है कि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। यहाँ दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन जो है वो आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वहाँ पे सही हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट आगे अगला 13वां प्रश्न है कि गति संवेदी शिक्षार्थी डैश डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। गति संवेदी दोस्तों यहाँ आपका 13 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, करने और चलने फिरने के माध्यम से जो है गति संवेदी बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में डैश डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। 14 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक जो है वो तार्किक गणितीय बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में गति संवेदी बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 15वां प्रश्न है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों 1, 2, 4 लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम और गम्य इमारतें, ये जो है समावेशन को बढ़ावा देने में आपका आवश्यक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है 15 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 16वां प्रश्न है कि बच्चे जब डैश डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं कैसे, तो यहाँ 16 नंबर के इस प्रश्न में आपका सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 17वां प्रश्न है कि 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण आर है, बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। 17 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है वो सही व्याख्या बिल्कुल करता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 18वां क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढोकर थक चुके थे, ऐसी व्याख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो घटनाओं की व्याख्या अगर किया जा रहा है तो यहाँ 18 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अब आपका 19वां प्रश्न है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किया है, सभी को मालूम है, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। नेक्स्ट आगे अगला 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न पूछा गया है कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, इसको इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यहाँ 20 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 21वां प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है।
तो दोस्तों ये विकास का कौन सा कहा जाता है, ये विकास का कहा जाता है चुनौतीपूर्ण अवधि। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे 21 नंबर के प्रश्न में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 22वां प्रश्न है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश 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 से बचना चाहिए। तो वो जो बचना चाहिए वो विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 23वां प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आपका करता है पारंपरिक अवस्था में। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 25वां प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रम जैसे कि 4 + 5 = 9, 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि वो अपरिवर्तनीयता पर ध्यान दे रहा है। ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पे अपरिवर्तनीयता सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 26वां प्रश्न है कि अभिकथन कर रहा है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालना चाहिए। कारण कर रहा है कि अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो दोस्तों कथन और कारण को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका ए और आर दोनों कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका 27वां प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 27वां प्रश्न क्या कह रहा था कि अभिकथन ए कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपका ए और आर दोनों कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। बाहरी अभिप्रेरणा का जो वर्णन करेगा वो कौन सा करेगा, तो ये करेगा आपका अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 29वां प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा कथन जो है वो सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वस्तु अस्थायित्व और अस्थगित अनुसरण। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर पे आखिरी प्रश्न होगा आपका सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान प्राइमरी लेवल में। बच्चे क्या हैं, बच्चे जो है उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अब आता है आपका भाग 2 यानी पार्ट 2 गणित का, मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आपका क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका आंसर तुरंत मिल गया होगा। आपका 1.993 kg ऑप्शन नंबर आपका। तो देखिए यहाँ पे बच्चे ने एक्सप्लेन भी किया है और सिंपल तरीका है दोस्तों। यहाँ पे 1.993 kg सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है आपका 32 मैथ में कि कक्षा में, चलिए हिंदी में देख लेते हैं। हाँ 32 क्वेश्चन कर रहा है कक्षा में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्नलिखित तालिका में लिखा गया। फल का नाम यहाँ पे सेब, अमरूद, आम, केला, अंगूर दिया हुआ है और बच्चों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। सही विकल्प को चुन करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। ऑप्शन आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हल करने पर। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो जल्द बनेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33वां प्रश्न पूछा गया है कि गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, यानी कि सबसे कम उपयुक्त यानी सबसे कम जो है वो सही होगा। तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बी, यानी कि यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने की 4 तारीख को 4560 रुपये निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को 2567 रुपये जमा करा दिए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 रुपये धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी। यहाँ दोस्तों आपका 34 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 5118 रुपये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। 5118 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों अगला 35वां प्रश्न पूछ रहा था
35वां प्रश्न है कि ए प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर, यानी कि एक प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दिया। 616 विद्यार्थियों के स्कूल की 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार से हल किया है। देखिए यहाँ पर समस्या को विद्यार्थी ने कैसे हल किया है कि एक कक्षा बराबर 28 विद्यार्थी, तो 10 कक्षा बराबर 280। इस तरीके से पूरा विद्यार्थी जब हल किया है तो निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई कलाविधि के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका होगा। तो यहाँ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों अगला 36वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है क्या कहलाता है। तो ये होता है दोस्तों आपका, इसको हम एक विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 37 नंबर पे कि 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 31 से 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का जो योग होगा वो आपका 311 हो जाएगा। हल कर लीजिएगा, मिल जाएगा आंसर आपको। अगला 38वां प्रश्न है 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल क्या होगा दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 9,56,400। ऑप्शन आपका 4 यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर। देखिए यहाँ पे बच्चे ने हल भी किया है। अगला 39वां प्रश्न है सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पे दोस्तों 39 नंबर के इस प्रश्न में आपका वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन है ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला 40वां प्रश्न है कि विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि। विद्यार्थियों को कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि भाग की समस्याएं हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 41 41वां प्रश्न पूछा गया गणित में कि दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वो वर्कशीट 4+5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है। इसका कारण क्या दोस्तों, इसका कारण ये है कि शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 42 42वां प्रश्न है कि तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंकों के रूप में लिखने के लिए कहा जाता है तो वह इसे 1005 लिखता है। यह इंगित करता है, यह क्या बताता है दोस्तों, यह क्या बताता है, यह बच्चे के उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है भिन्नों की अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो भिन्नों के बारे में अगर बात करेंगे तो यह एक पूर्ण का भाग रूप निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा है। यह जो भाग है आपका, यह जो कथन है ये आपका भिन्नों के बारे में बिल्कुल गलत कथन है। अगला 44वां प्रश्न है कि राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर और 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी कितनी है। तो यहाँ दोस्तों सिंपल इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 15.193 किलोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 45वां प्रश्न है कि जैस्मिन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं और उसी प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समानांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वैन हेले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार डैश किस स्तर पर है। तो यहाँ दोस्तों जो स्तर उसका दिखाया गया है वो आपका संबंधों की समझ पर दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 46वां प्रश्न है कि अंकों 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पूर्ववर्ती के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1192,209। ऑप्शन में आपका 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 में लुप्त 2 संख्याएं क्रमशः दोस्तों क्या हैं। तो यहाँ 47 नंबर के प्रश्न में आपका लुप्त संख्या 13 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1008। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 49वां प्रश्न है निम्न में से किस एक निश्चित लंबाई होती है। तो निश्चित लंबाई किसकी होती है। तो निश्चित लंबाई जो होती है दोस्तों ये होती है आपकी एक रेखाखंड की। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 50वां प्रश्न है
कि गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त होगा। यहाँ 50 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन में फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन नंबर 51 51 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ दोस्तों आपका आंकड़ों का आलेख द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 52 नंबर पर अगला प्रश्न है कि 8 मीटर लंबे और 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर गुणे 35 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्ठे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ 52 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 40 फट्टे बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/2 धन 1/3 बराबर 2/5। इस हल से सबसे उपयुक्त और क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ दोस्तों आपका हो जाएगा बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्न के जोड़ तक विस्तारित किया है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 54 54 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशन सोच के महत्व की बढ़ावा देती है क्योंकि। तो यहाँ आपका 54 नंबर के इस प्रश्न में आपका करेक्ट हो जाएगा, यह एआई मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती तकनीकों का आधार है, इसलिए आपका पहला विकल्प यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 55 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तो यहाँ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षकों का ध्यान किस ओर केंद्रित करने की जरूरत है। तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यहाँ 55 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला केवल बी, यानी कि गणितीय तर्क और विचार के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 56 56 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा। सबसे प्रभावी तरीका दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेसलेशन, यानी कि टाइलिंग। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर अगला प्रश्न है 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8 का मान क्या होगा दोस्तों। इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ 3/56 आपका यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हल हुआ है किस तरीके से। अगला 58 नंबर पे अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस अक्षर की 2 सममिति रेखाएं हैं। तो यहाँ दोस्तों आपका हो जाएगा एच की जो है 2 सममिति रेखाएं हैं। 59 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। भारतीय गणित से संबंधित नहीं है आपका चरक संहिता जो है भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। 60 नंबर पर आपका आखिरी प्रश्न है गणित में संख्या 35, 28, 76 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 49,930। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चे ने किस तरीके से हल किया है। अब दोस्तों भाग 3 आता है, पार्ट 3 आता है पेपर प्राइमरी लेवल में पर्यावरण अध्ययन का। 61 नंबर पे आपका जो प्रश्न पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन में कि अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़िए। अभिकथन कह रहा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कारण कह रहा है कि हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो यहाँ दोस्तों 61 नंबर के इस प्रश्न में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों अभिकथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 62 62 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। तो यहाँ दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ को विकसित करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका अगला 63 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन में कि मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। तो यहाँ 63 नंबर के इस प्रश्न में दोस्तों आपका साक्षात्कार जो है वो सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे अगला 64 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? दोस्तों नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो नहीं होने का प्रश्न पूछा गया है, तो ये 64 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, ए बी और सी। ये आपका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। आगे 65 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों उपरोक्त कथन में क्या हो जाएगा? सीखने के सूचक हैं। ऑप्शन में आपका फर्स्ट यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका 66 नंबर के प्रश्न में? सॉरी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आपका 66 में ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 67 कह रहा है कि NCERT के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 में आपका आवास का हिस्सा है। ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 68 68 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? यहाँ दोस्तों अगर बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल पर हल कर रहे हैं, ऐसा जो है वो आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 69 69 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है। 69 में सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को NCERT के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 हु टू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो यहाँ दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 69 में सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी जो कथन है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 70 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। पहला अभिकथन ए करे कि जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण आर करे कि पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। 70 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है आपका गलत है। 71 में अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार करिए। कथन ए कह रहा है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कथन बी कह रहा है कि सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो यहाँ दोस्तों 71 नंबर के प्रश्न में आपका ए सही है परंतु बी गलत है। ए सही है लेकिन बी कथन जो है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 72। ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज होनी चाहिए? 72 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पर दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 73 नंबर पर 73 कि जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। कारण आर कह रहा है कि इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं। कैसे? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 74 कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2 को ध्यान से पढ़िए। कथन कह रहा है कि अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। कथन 2 अनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। 74 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोनों एक तथा दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। 75 नंबर अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। सही मिलान दोस्तों आपका हो जाएगा बिहू जो है वो आपका असम में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए ये प्रक्रिया दोस्तों आपका बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? सबसे उपयुक्त कारण की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी और सी जो कारण है ये आपका सबसे उपयुक्त कारण हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 78 नंबर पे दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है, कथन को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन कर रहा है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। कारण कर रहा है कि इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। 78 नंबर की इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका क्वेश्चन नंबर 79 नंबर पे अगला प्रश्न है आपका उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में सही उत्तर का चुनाव करिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 घंटे का समय लगता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर पे एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जानता हो, इसके पीछे तर्क या कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? वजह हो जाएगा समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट अगला 81 नंबर पे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? तत्वों से बना जो समूह होगा वो आपका टीन, लिथियम और सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर पे अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो दोस्तों ये आकलन का जो हो जाएगा ये आपका उपाख्यान अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये 2 भारतीय पक्षी कौन से हैं? ये 2 भारतीय पक्षी कौन से हैं? तो ये 2 भारतीय जो पक्षी हैं इनको कहा जाता है शक्करखोरा और दर्जिन चिड़िया, जो कि ये जो है लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दोस्तों आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? कह रहा है कि अभिकथन ए कर रहा है कि ए एवं बी को ध्यान से पढ़िए। ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कथन बी करे कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। 84 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 85 नंबर पर अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त विधि हो सकता है? 85 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करती है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 85 नंबर के प्रश्न में सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका 86 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो चुनना चाहिए? 86 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों को अर्थ बताने की आज़ादी दें और प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित विधि को बताने के लिए
मौका दें। तो आपका 4 ऑप्शन बी और सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि आज अब भारत में 10 AM समय है, आज ही डैश डैश में लगभग मध्याह्न होगा। तो ये कहाँ होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर में। ऑप्शन में आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 88 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? सबसे कम होती दिखाई देगी आपका बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे घंटे पर चली और 17 बजे घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति जो है वो कितनी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 74 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आगे दोस्तों 90 नंबर पर आपका आखिरी प्रश्न होगा। आपका पर्यावरण अध्ययन के इस आखिरी प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथन को आगे ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित में सही विकल्प का चुनाव करिए। कथन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित होता है। कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। यहाँ दोस्तों आपका 90 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग लैंग्वेज फर्स्ट में। अगर आपने अंग्रेजी किया हुआ है तो इसको भी हम लोग कराएंगे। पहले हम देखते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में आपके हिंदी भाषा के 30 प्रश्नों को। चलिए यहाँ से आपका लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लैंग्वेज का आपका स्टार्ट हो रहा है। भाषा 1 में चौथे भाग में हिंदी है। इसमें आपका गद्यांश जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। मानसिक जगत में परिवर्तन कैसे आया? जब मानव ने मन के विकास के लिए भौतिक और मानसिक दुनिया की खामियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो मानसिक परिवर्तन होने लगे। इस तरीके का जो गद्यांश था वो गद्यांश आप लोगों ने पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ा होगा। और अब इस गद्यांश के ऊपर आपका 91 नंबर प्रश्न पूछा गया हिंदी में कि आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को क्या कहा गया है दोस्तों? तो यहाँ इस 91 नंबर प्रश्न में आपका पहला विकल्प जो है वहाँ पर ज्ञान योग कहा गया है। इसको ये आपका साफ साफ लिखा हुआ है गद्यांश में। 92 नंबर अगला प्रश्न पूछा गया खामियां शब्द क्या है? खामियां जो शब्द है दोस्तों ये क्या है? ये आगत शब्द है। आगत शब्द है खामियां। ऑप्शन नंबर आपका 92 नंबर प्रश्न में थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आगत शब्द है। 93 नंबर प्रश्न पूछा गया कि मानसिक दुनिया से तात्पर्य है। मानसिक दुनिया का मतलब क्या है? मन की स्थिति। ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 94 नंबर प्रश्न है गद्यांश के अनुसार मनुष्य को डैश 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 की जरूरत है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को जरूरत किसकी है? अपनी क्षमताओं को पहचानने की। ऑप्शन में आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर अगला प्रश्न है कि अंतर्निहित का समानार्थी शब्द क्या नहीं है? अंतर्निहित का समानार्थी शब्द जो है वो समायोजित नहीं होता है। 96 नंबर पर अगला प्रश्न है मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? तो अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण जो है मानसिक परिवर्तन जो है वो मानसिक परिवर्तन होने लगे। 97 नंबर पर अगला प्रश्न है ब्रह्मांडी ऊर्जा का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांडी ऊर्जा का मतलब होता है ब्रह्मांड की ऊर्जा। अगला 98 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका कि आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आरंभिक दिनों के संदर्भ में जो कथन सत्य है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4 भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। 99 नंबर पर अगला प्रश्न है कि भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय क्या है? भौतिक में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है दोस्तों? तो ये है आपका भूत धन इक बराबर भौतिक। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प का चुनाव करिए। 100 से 105 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका इस कविता से है। जीवन अर्पण लिए हुए पाता कभी खोता, कभी आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता, कभी गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। अब इस कविता के ऊपर आपका 100 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि समूह से भिन्न शब्द जो है वो कौन सा है? तो यहाँ दोस्तों भिन्न भिन्न जो है ये आपका समूह से भिन्न शब्द हो जाएगा। 101 कह रहा है कि आठों याम से क्या मतलब है? आठों याम से मतलब है 8 प्रहर।
102 मतलब कह रहा है कि चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को, चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को कार्य करते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 103 कविता के भावानुसार जीवन में, कविता के अनुसार जीवन में क्या होना चाहिए, सुख और दुख जो वो सदा बने रहते हैं, आते जाते रहते हैं। 104 जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन आपका आशा और निराशा से घिरा होता है कविता के अनुसार। 105 जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। जो उचित उदाहरण नहीं होगा वो आपका कौन सा नहीं होगा उचित उदाहरण दोस्तों, 105 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कभी सोना और कभी रोना, ये जो है उचित उदाहरण नहीं होगा। 106 कह रहा है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है। तो ये दोस्तों करता है सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ये आपका हिंदी का पेडागोजी है यहाँ से। अगला है 107 पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करिए। गलत कथन आपको बताने हैं, तो गलत जो कथन हो जाएगा 107 नंबर के प्रश्न में वो आपका स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ाया जाता है। ये कथन जो है आपका गलत है। 108 कह रहा है कि जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ दोस्तों 108 नंबर के प्रश्न में आपका हो जाएगा खोजबीन परक। ऑप्शन में आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 109 कह रहा है कि मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 110 करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। तो जो नहीं होगा वो आपका हो जाएगा अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 111 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है। तो व्याकरण अनुवाद विधि का जो गुणधर्म नहीं होगा वो हो जाएगा आपका पहला, द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना। ऑप्शन आपका पहला जो है व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं होगा। 112 नंबर पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विचार विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभवजनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे, यह किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण हो जाएगा आपका अधिसंज्ञान का। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 113 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रेसन की परिकल्पना में कौन सा वायुगोत्सकी के जेड-पी-डी के समान है। तो ये हो जाएगा आपका निवेश परिकल्पना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर पर अगला प्रश्न है कि क्यूनी की आत्मनिर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है। तो यहाँ दोस्तों 114 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। 115 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आधारित को तर्कसंगत नहीं ठहराता है। 115 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा कि शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं होते हैं। अगला 116 नंबर पर अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। तो यहाँ हो जाएगा आपका पहला विकल्प राइट आंसर कि भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती है। ऑप्शन में पहला आपका सही हो जाएगा। 117 कह रहा है कि वीरा 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है कि जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित हैं, वह किस रूप में जो है वो संप्रेषित कर रही है। तो इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बबलाना बोलते हैं, इसको बबलाना बोलते हैं। ऑप्शन आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 118 कह रहा है कि उत्पादक शब्द संपदा क्या है। उत्पादक शब्द संपदा वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलन में किया जाता है। ऑप्शन आपका पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 119 में अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से 119 का निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। तो नहीं किया गया है ये आपका बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं, इसका उल्लेख जो भाषा अर्जन में नहीं किया गया है। 120 नंबर पर आखिरी प्रश्न पूछा गया है आपका हिंदी भाषा में
कि एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये दोस्तों उदाहरण हो जाएगा आपका सामाजिक भाषिक चर का। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों लैंग्वेज सेकंड के रूप में अंग्रेजी भाषा पार्ट 5 पार्ट 5वें में भाग 5 में लैंग्वेज सेकंड के रूप में अंग्रेजी भाषा को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपने गद्यांश को पढ़ा होगा कि ए कपल ऑफ डेज लेटर देयर वाज ए म्यूजिक रेक्टिकल इन द भारतेंदु ऑडिटोरियम, वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट ऑडिटोरियम इन टाउन, वन ऑफ द परफॉर्मेंस वाज उस्ताद माजिद खान। तो दोस्तों ये पूरा आपने लता एंड मालती बोथ मैनेज टू गेट टिकट सो डिड हेमा, ये पूरा गद्यांश आपने पढ़ा होगा। बहुत अच्छी कहानी है जहाँ तक मैं इतने में समझ पा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों इस गद्यांश के ऊपर आपका 121 नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। इस गद्यांश में जो दिया गया इसमें कौन सा कथन जो है सही या गलत है? ए है आपका ताइजी वाज रिलेटिवली लिबरल इन हर अप्रोच, और बी है लता एंड मालती कुड नॉट ऑब्टेन टिकट फॉर द रेसिटल। तो दोस्तों यहाँ 121 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ए ट्रू है लेकिन बी जो है वो आपका फॉल्स है। 122 कह रहा है कि व्हाट डज द अंडरलाइन एक्सप्रेशन द बॉय आर प्रोन टू मीन्स। द बॉय आर प्रोन टू इसका मतलब क्या होगा दोस्तों इस अंडरलाइन सेंटेंस का? तो यहाँ पे दोस्तों 122 में आपका हो जाएगा, इसको हम कहते हैं लाइकली टू हैव एंड गेट। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 123 करेगा कि आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन डैश डैशेस हैड थस सक्सीडेड। 123 में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये आपका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 124 करें कि व्हाट वाज ताऊजी ड्यूटी एज ए फैमिली पैट्रियार्च। 124 में दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू कीप ए स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द यंगस्टर्स एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 125 करें कि हाउ डिड ताईजी मैनेज टू गेट कंसेशंस फॉर द गर्ल्स। 125 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाई अडॉप्टिंग एन इनडायरेक्ट अप्रोच। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 126 कह रहा है कि व्हाट कल्चर शो वाज बीइंग हेल्ड इन द टाउन। तो यहाँ 126 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक क्लासिकल म्यूजिक रेक्टिकल। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 127 कह रहा है कि बाय नेचर एंड बिलीफ ताऊ जी कैन बी डिस्क्राइब एज ए एंड एज एन। दोस्तों यहाँ पे आपका 127 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, कंजर्वेटिव। ऑप्शन में आपका थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। 128 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू कंस्ट्रेंड। कंस्ट्रेंड का नियरेस्ट मीनिंग यानी कि समानार्थी शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कन्फाइंड जो है वो आपका नियरेस्ट मीनिंग होगा कंस्ट्रेंड का। नेक्स्ट आगे, अब दोस्तों आगे अगला जो क्वेश्चन है वो आपका रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि फिर दोबारा आपको एक पैसेज दिया गया है कि आई डिज़ाइन आफ्टर माई फर्स्ट वॉयज टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई डेज एट बगदाद। इस तरीके का पूरा जो है ये पूरा गद्यांश दिया था, आप लोगों ने पूरा गद्यांश पढ़ा होगा बारीकी से। और अब इस गद्यांश के ऊपर आपका इस पैसेज के ऊपर आपका 129 नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि द नरेटर लेफ्ट बगदाद बिकॉज। तो जो नरेटर जो ये कहानी पूरा कह रहा है, जो नरेटर है, नरेशन जो पूरा व्याख्या दे रहा है वो जो है क्या, द नरेटर लेफ्ट बगदाद, नरेटर जो है वो बगदाद क्यों छोड़ रहा है? तो यहाँ जो है वो आपका बगदाद इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि आपका ही वाज वेरी द सिटी एंड ही डिड नॉट वांट टू लिव ए लेजी लाइफ। तो आपका 4 ऑप्शन जो है बोथ 1 और 3 जो है यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 130 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया कि आफ्टर रियलाइजिंग दैट द शिप हैड लेफ्ट द नरेटर। तो नरेटर जो है वो जब उसको पता चलता है कि शिप जो है वो छूट जाएगी तो नरेटर क्या करता है? वो करता है कि वॉज शॉक्ड, वो शॉक हो जाता है कि वो क्या करेगा। 131 कह रहा है कि व्हाट डिड द नरेटर डू आफ्टर रीचिंग द आइलैंड। नरेटर जब आइलैंड पहुंच जाता है तो फिर वो क्या करता है? तो दोस्तों वो करता है ही सेट डाउन ए फिलिंग मील। ऑप्शन में आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 132 कह रहा है कि चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड ऑफ प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का जो है वो हाइट एंड एक्सटेंड। प्रोडिजियस जो मीनिंग है उसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ 132 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम लार्ज कहेंगे, प्रोडिजियस को लार्ज कहते हैं।
133 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन आई ड्रीव नियर टू इट। अब यहाँ पे आई ड्रीव जो है ये किस चीज़ का सूचक है, मतलब किस टेंस को दर्शा रहा है यहाँ पे। तो 133 में दोस्तों आपका ये है आपका सिंपल पास्ट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 134 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द एक्सप्रेशन टू डाई विथ ग्रीफ। यहाँ विद जो है वो किसको दर्शा रहा है। 134 में दोस्तों ये दर्शा रहा है आपका प्रीपोजिशन को। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, द वाइट डन फाइनली टर्न आउट टू बी। वहाँ यहाँ आपका 135 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए मैसिव एग। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 136 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन असेसमेंट। अब यहाँ से आपका पेडागोजी शुरू हो रहा है, इंग्लिश पेडागोजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट असेसमेंट। मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मूल्यांकन के बारे में जो कथन सही नहीं वो आपका हो जाएगा, इट कैन ओनली बी डन बाई टीचर। टीचर के द्वारा केवल मूल्यांकन नहीं होता है। ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, असेसमेंट। 137 एरर एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू लुक एट द गैप्स इन लर्निंग बिकॉज। 137 दोस्तों आपका हो जाएगा, एरर्स आर ए विंडो इनटू ए माइंड ऑफ द लर्नर एंड स्टेज ऑफ लर्निंग्स। ऑप्शन आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 138 दोस्तों क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मॉनिटर हाइपोथेसिस गिवन बाय द स्टीफन क्रैसन। स्टीफन क्रैसन की तरह जो मॉनिटर हाइपोथेसिस दिया गया है वो इसमें वो कौन सा जो है इसके बारे में सही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जो सही नहीं होगा वो आपका हो जाएगा, व्हाट इज एक्वायर्ड हेल्प्स इन मॉनिटरिंग व्हाट इज लर्नड। ऑप्शन में फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका 139 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है। तो जो नहीं होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए टर्म पेपर एट द एंड ऑफ द सेशन। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का कथन सही नहीं होगा, यानी एग्जाम्पल नहीं होगा। 140 नंबर पर अगला प्रश्न है कि when a beginner reader uses his her general knowledge about the text theme culture aspect etc to make sense of the specific textual content it is called। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है बॉटम अप अप्रोच। ऑप्शन में फर्स्ट आपका यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प इन टेक्सचुअल कम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाएगा यहाँ पे अल्फ़ाबेट चार्ट। अल्फ़ाबेट चार्ट कहते हैं इसको। ऑप्शन में आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द 2 मेजर टाइप ऑफ असेसमेंट। यहाँ पे करेक्ट देखिए बहुत मोटे हेडिंग में दिया है, यही अच्छी बात है। यहाँ 142 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट गोज ऑन कंटिन्यूसली थ्रू द लर्निंग फेज। ऑप्शन में आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 143 दोस्तों क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम। डज नॉट यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियरली बोल्ड में कैपिटल में दिया हुआ है। तो यहाँ 143 में आपका दोस्तों हैविंग सम स्टूडेंट्स एज मॉनिटर इन द क्लास। ऑप्शन आपका सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 144 करेक्ट, रीडिंग और राइटिंग P एज B और 6 एज 9 इज कॉमन एरर एमंग चिल्ड्रेन विच। इसको इस तरीके की बीमारी को क्या कहते हैं दोस्तों, इस तरीके की बीमारी को आ जाता है डिसलेक्सिया। ऑप्शन पठन विकार। ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 145 करेक्ट, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स इज नोन एज। तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिटी स्किल्स को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है लैंग्वेज यूज फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 146 कह रहा है कि ए टीचर टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज टू हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स प्रोवाइड्स देम context and opportunity to engage in little conversation in English without telling them explicit rule. She presents example before then which they use in their conversation. Gradually they come up with rules on their own with the help of teacher. Which model approach do you think the teacher is following? तो यहाँ पे जो है पूरा कथन में जो है टीचर क्या करना चाहता है, तो टीचर जो है करना चाहता है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच को दर्शा रहा है। ऑप्शन में फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 147 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर कम्युनिकेटिव अप्रोच। दोस्तों नॉट ए फीचर ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का फीचर इसमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों ये है आपका कॉन्टेक्सचुअलाइज यूज ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका अगला 148, विच जेंडर ऑफ स्टोरीज आर द मोस्ट रेलेवेंट टू प्रोपगेट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड मल्टी कल्चरिज्म। तो दोस्तों यहाँ 148 में आपका फोल्क टेस्ट जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 149 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिज़ायरेबल फीचर इन द चिल्ड्रन लिटरेचर। ये हो जाएगा आपका, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट मोरल वैल्यू, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 150 नंबर पे आखिरी प्रश्न होगा आपका इस वीडियो में, पेपर फर्स्ट में यानी कि प्राइमरी लेवल में, प्राथमिक स्तर में 1 से 5 के लिए, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग। तो इनमें से जो है वो कौन सा जो है लर्निंग डोमेन के बड़े यानी कि मेजर जो है चीज़ों को कंसीडर नहीं कर रहा है। तो ये नहीं कर रहा है आपका सोशियो कल्चरल को, ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है आपका CTET का 14 दिसंबर का जो पेपर हुआ है प्राइमरी लेवल का, प्राथमिक स्तर के, उसके सभी 150 प्रश्नों का हम लोगों ने इस वीडियो में आंसर की देखा है। और ये आंसर की आपका जो है अनऑफिशियल है, यानी कि हम लोग जो आंसर बनाए हैं उसका आंसर है। ऑफिशियल आंसर की जब आपका आ जाएगा तो उसके बाद से एक बार और जो है आपको हम लोग बताएंगे। फिलहाल जो आंसर की बताया गया है ये आपका 99.99% करेक्ट होगा। 0.1% इसलिए नहीं करेक्ट कर सकते हैं कि आखिरी फैसला जो है वो सीटेट का ही मान्य होता है। तो आखिरी जो हमारा जो ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा उसके बाद से फिर से आपको वीडियो का पूरा जो है वो मिलेगा। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप सभी का बने रहने के लिए इस वीडियो में।